नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर मैं एक क्राइम की स्टोरी लेके आया हूँ। आज से 39 वर्ष पुराना बॉबी हत्याकांड आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, जिसको बिहार की सत्ता को हिला देने वाला कांड था ये, जिसका सच अगर सामने आ जाता तो उस समय सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष में बैठे बड़े बड़े नेताओं का कैरियर खत्म हो जाता। और बिहार की बताते हैं राजनीति, बिहार की राजनीति बदल जाती। कहा यह जाता है कि 100 बड़े छोटे नेता, विधायक, मिनिस्टर्स, सत्ता पक्ष और विपक्ष के उस समय के जगन्नाथ मिश्रा, जो समय के मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि बॉबी की सच्चाई किसी भी कीमत पर पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आपकी सत्ता को गिरा देंगे। सोचिए, बिहार में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के ही मंत्री बड़े और विधायक, 44 विधायक और 2 बड़े मंत्री, उनका सबसे ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर था। कहा यह भी जाता है कि उस समय के बड़े मंत्री रहे राधानंद झा और उनके बेटे, दोनों का सीधा हाथ था इस हत्या में। मगर ये सारी बात दब के रह गई और आज 39 वर्ष के बाद भी ना तो वो क्रिमिनल जेल में है और वो सारे नेता जो राजनीति को मजाक बना के रखे, लोकतंत्र का मजाक बना के रखे, खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1973 से। पहले मैं 1973 में आपको लेके जाना चाहता हूँ। 1973 में एक फेमस मूवी आई थी, बॉबी, आपके जहन में होगा, राज कपूर की सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी को बनाने से पहले कहा यह जाता है कि राज कपूर की एक फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर। उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर को इतना सदमा लगा कि उन्होंने बोला कि प्रोफेशनल मूवी में बनाऊंगा जो नमक मिर्च से भरी हुई होगी, और उन्होंने बॉबी मूवी बनाई, जिसमें उनके बेटे ऋषि कपूर का डेब्यू होता है इस फिल्म से। और इस फिल्म की स्टोरी नहीं, फिल्म के गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो लिखे थे, वो भी बहुत फेमस होते हैं। आज भी वो गाने गुनगुनाए जाते हैं। आज भी बॉबी फिल्म के जो गाने चलते हुए मिल जाएंगे। अब इस फिल्म का इस केस से क्या लेना देना है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस केस में जिसकी डेथ होती है उसका नाम था श्वेता निषाद तिवारी। ये राजेश्वरी सरोज दास, जो बिहार में विधान परिषद और कांग्रेस की बड़ी लीडर की मुंह बोली बेटी थी, गोद लिया था राजेश्वरी सरोज दास ने श्वेता निषाद तिवारी को, और ये उनके बंगले में ही रहती है क्योंकि उनकी बेटी थी, मुंह बोली। श्वेता निषाद तिवारी उसका नाम था और प्यार से बेबी भी बोलते थे। और ये बताया जाता है उस समय के नेताओं में, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इतनी फेमस थी, इतनी लोकप्रिय थी कि सारे नेता इसको पसंद करते थे। देखने में बेहद खूबसूरत, गोरी चिट्टी और नेताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय, सभी नेताओं के साथ उठना बैठना था। और उस समय हालांकि राजेश्वरी सरोज दास, जो विधान परिषद की चेयरपर्सन थी, उनको बाद में हटा दिया गया उस पद से, उस समय नहीं रही जब का ये केस है। केस है सन 1983 में। 1983 में
11 मई 1983 को बिहार के 2 बड़े पेपर, लोकल पेपर, जिसका नाम आज और प्रदीप है, कवर स्टोरी करते हैं बिना किसी प्रूफ के, अपने रिस्क पर, और कहते हैं कि श्वेता निषाद तिवारी, जो राजेश्वरी सरोज दास की मुँह बोली बेटी है, वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई और उन्हें मार दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है और उसे कहीं दफना दिया गया है। ये बात जैसे ही उस समय के दबंग और ईमानदार पुलिस ऑफिसर एसएसपी किशोर कुणाल को पता चलती है, वो जांच शुरू कर देते हैं। किशोर कुणाल बेहद, उनका काम करने का स्टाइल दबंग स्टाइल में था और बताते हैं वो किसी नेता के दबाव में नहीं आते थे, किसी के दबाव में नहीं आते थे, चाहे आप उनका कहीं भी ट्रांसफ़र कर दो। 1983 का केस है ये। 1983 में जब ये घटना घटी 11 मई को, उसके 11 मई के 1 महीना पहले ही उनका पोस्टिंग पटना में हुआ, और हुआ इसलिए क्योंकि कहा यह जाता है कि बिहार में जंगल राज चलता है। उस समय बिहार में जंगल राज चलता था और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल खुलेआम लड़कियों को उठा लेना, यहाँ तक कि हमने पिछली स्टोरी आपसे बताई थी कि कैसे एक बड़े आईएएस की पत्नी का लगातार रेप करता है एक विधायक का बेटा। इस तरह का घटनाएं वहाँ लगातार हो रही थी, तो उसी में से एक केस ये भी है, बॉबी हत्याकांड, जिसको दबाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन बदकिस्मती थी उन नेताओं की, उस समय में पोस्टेड एसएसपी किशोर कुणाल बेहद ईमानदार थे, और जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, पेपर में पढ़ी, तो उन्होंने केस अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पहले जांच करी, जांच करने के बाद में जब उनको पता लगा कि बात सच है और ये गायब है, श्वेता निषाद तिवारी कुछ अता पता नहीं है, गायब है, तो खुद एफआईआर करवाते हैं। पुलिस खुद एफआईआर करती है और जांच शुरू करती है। जब वो जांच शुरू करते हैं, सबसे पहले जो उनकी माँ थी, श्वेता निषाद तिवारी की मुँह बोली माँ, जो कांग्रेस की उस समय बड़ी लीडर थी, उनसे पूछताछ के लिए उनके घर पहुंचते हैं, गेस्ट हाउस में, जिसका नाम राजेश्वरी सरोज दास था, जो मैंने आपको पहले बताया। और वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि श्वेता की डेथ हो गई, उसका हार्ट अटैक हुआ और उसे बिना किसी बताए हमने दफना दिया है। दरअसल वो क्रिश्चियन थी, जो श्वेता निषाद तिवारी थी, जो मैंने आपको बताया कि गोद ली हुई थी बेटी थी, उनकी अपनी सगी बेटी नहीं थी, क्रिश्चियन थी, इसलिए क्रिश्चियन तरीके से उसको दफनाया गया। पुलिस को कुछ शक होता है, पुलिस अपने रिस्क पर श्वेता की बॉडी को निकलवाते हैं जहाँ दफनाया था, शमशान घाट, और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फॉरेंसिक जांच का ऑर्डर देते हैं। फॉरेंसिक जांच में जब विसरा रिपोर्ट आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। जब ये बात पता चलती है कि श्वेता की मौत ना तो हार्ट अटैक से हुई और ना ही ज़्यादा खून बहने से हुई थी। दरअसल उससे पहले उसकी 2 जांच होती है। 2 जांच में पता चलता है, 2 डॉक्टर अलग अलग रिपोर्ट देते हैं। पहला डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से श्वेता तिवारी की डेथ हुई। फिर सेकंड रिपोर्ट जो आती है उसमें बताया जाता है हार्ट अटैक, जैसा चाहते हैं, जैसा खूनी लोग चाहते हैं, जो भी उसके पीछे थे, उसको हार्ट अटैक करार देते हैं। लेकिन जब विसरा रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि पॉइज़न दिया गया है और ये मिलोथिओन नाम का एक पॉइज़न है। अब एसएसपी का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि इस केस में बताया ये जाता है कि बिहार के 100
दिग्गज नेता, कांग्रेस के 44 विधायक और 2 मिनिस्टर बड़े बड़े, वो नहीं चाहते थे कि इस केस में की सही जांच हो और कैसे श्वेता तिवारी की डेथ हुई ये पता चले, सामने आया, क्योंकि पूरा कैरियर सत्ता में या विपक्ष में रहे नेताओं का खत्म हो जाता, अच्छे अच्छे नेता नप जाते, क्योंकि ये श्वेता जो थी ये बेहद खूबसूरत थी और नेताओं में काफ़ी लोकप्रिय रहती है, बड़े छोटे सभी नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। और श्वेता जो रहती हैं वो विधानसभा में टाइपिस्ट रहती हैं, तो काफ़ी नेता लोगों को लग रहा था कि हम भी इसमें फंस जाएंगे, हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा, भले उनका डायरेक्ट हाथ ना हो डेथ में, लेकिन संबंध अगर सामने आता है तो नेता का करियर ख़त्म होना लगभग निश्चित होता है। और ये जो अधिकारी थे जो जांच कर रहे थे बेहद ईमानदार थे, दबंग थे, ना किसी नेता के दबाव में आने वाले, ना किसी की ना आने वाले, ये बात सारे नेताओं को मालूम थी। तो 44 कांग्रेस के नेता और 2 बड़े मिनिस्टर पहुंचते हैं सीएम के पास और बोलते हैं इस केस को कैसे भी दबाया जाए, अगर आप नहीं दबाओगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। उस समय के तत्कालीन उस समय के जगन्नाथ मिश्रा नाम के जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। मुख्यमंत्री साहब बुलाते हैं, एक इंटरव्यू में एसएसपी साहब ने बताया कि उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में बताया कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो मुझे बुलाए और उन्होंने कहा कि जांच वैसा मत करिए जैसा करना आप चाहते हो, मामले को दबाने की बात करें। तो साफ लफ्ज़ों में एसएसपी साहब का कहना था कि मुख्यमंत्री साहब अभी तक आपका दामन इस केस में साफ है, आप इसमें कहीं नहीं हैं, मगर ये केस नहीं शोला है, इससे मत खेलिए, आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ये बात जैसे ही सुने उनके मुँह से वो डर गए, उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, वो समझ गए कि मानने वाले नहीं। उसके बाद फिर से बताते हैं 60 विपक्ष के नेता, उनका भी प्रेशर आने लगा, क्योंकि श्वेता जो थी सारी ही पार्टियों के नेताओं के बीच में उसका उठना बैठना है, जाहिर सी बात है कुछ संबंध रहा होगा। आप जानते ही हमारे लोकतंत्र में जो नेता होते हैं उनका दामन कितना साफ सुथरा होता है, तो ये डर विपक्ष को भी सताया, विपक्ष के नेता भी प्रेशर बनाए मुख्यमंत्री साहब के ऊपर। तो उसके बाद होता ये है कि जब फॉरेंसिक जांच वगैरह हो जाती है तो उस जहाँ पर रहती थी श्वेता तिवारी, माफ़ करिएगा बार बार मिश्रा में बोल रहा हूँ, श्वेता तिवारी गेस्ट हाउस में रहती थी, क्योंकि उनकी माँ राजेश्वरी सरोज दास जो थी वो कांग्रेस की नेता थी, उनको गेस्ट हाउस दिया गया था, उसी बंगले में वो रहती थी। तो गेस्ट हाउस के बाहर एक आउट हाउस रहता है, वहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय रहते हैं, एसएसपी साहब उनको उठाते हैं, पहले 2 लोगों को उनसे पूछताछ करते हैं, उसकी गवाही लेते हैं। तो वो बताते हैं कि 7 मई को कांग्रेस के एक बड़े लीडर राधानंद झा के सुपुत्र रघुवर झा आए थे, कुछ लेकर के आए थे श्वेता के लिए शाम के वक्त, और जैसे ही वो बंगले से निकले तुरंत एक विधायक की गाड़ी आती है और
श्वेता को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाती है। अस्पताल बड़ा अस्पताल रहता है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, अस्पताल का नाम बताना ज़रूरी है। IGIMS हॉस्पिटल पटना का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर पहले उनको ICU में डालते हैं। 4 बजे तक श्वेता अपना दम तोड़ देती है। फिर आनन फानन में उसकी बॉडी को चुपके से दफना दिया जाता है, एक नकली रिपोर्ट बना के डॉक्टर के जरिए, और उसको हार्ट अटैक करार दिया जाता है। लेकिन जब विसरा रिपोर्ट आती है और विसरा रिपोर्ट बोलती है कि ये हार्ट अटैक नहीं, पॉइजन है, तो मामला साफ हो जाता है। और जब वो गवाही देते हैं 2 आउट हाउस के काम करने वाले, तो उनकी गवाही 164 धारा के तहत लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, प्रेशर रहेगा और ये अपनी गवाही से बदल सकते हैं कोर्ट में। तो उनकी गवाही को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और धारा लगाई जाती है 164 तहत, जिसमें बेल नहीं मिलती। हालांकि बाद में प्रेशर इतना रहता है कि कोर्ट से इन दोनों को बेल मिल जाती है। उसके बाद जब मामला बढ़ता देखते हैं और SSP साहब जो केस के लगभग तह तक पहुंच चुके थे, उसमें 50 से 60 बड़े नेताओं का नाम आ गया था, उनके पास लिस्ट पहुंच गई थी किसके साथ उनका उठना बैठना था, सब जांच के दायरे में आ गए थे। तभी 25 मई को केस CBI को दे दिया जाता है। 11 मई को केस पुलिस अपने हाथ में लेती है। 14 दिन में जांच होती है, जांच में क्लियर हो जाता है मर्डर है विसरा रिपोर्ट के बाद में, और 25 मई को केस CBI के हाथ में चला जाता है। अब क्योंकि उस समय 1983 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सेंटर में थी, इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री थी भारत की उस समय, उन्हें भी ये बात मालूम था कि इस केस में बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, और अगर कहीं हमने जांच ईमानदारी से होने दी तो कांग्रेस की ही सरकार है बिहार में, वो तो गिरेगी जो गिरेगी, साथ में हमारी नाक भी गड़ेगी। इसके चलते वो CBI को भेज देते हैं। अब CBI का झोल सुनिए। जनरली होता यही है केसों में कि CBI ईमानदारी से काम करती है और लोकल पुलिस जो है वो प्रशासन के प्रेशर में, नेताओं के प्रेशर में सही रिपोर्ट नहीं बनाते। लेकिन इस केस में जस्ट उल्टा हुआ, क्योंकि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे किशोर कुणाल, तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से और दबंग स्टाइल में अपना काम किया। लेकिन जो CBI आती है, पहली टीम आती है CBI जांच के लिए, तो जो अधिकारी आते हैं वो भी बहुत ईमानदार थे, और वो पीठ थपथपाते हैं किशोर कुणाल का, बोलते हैं आपने जो भी इसमें जांच करी है बहुत अच्छी जांच करी है, इनकी बॉडी निकलवाई और जांच करी, विसरा रिपोर्ट किया। तो जब बिहार की सत्ता देखती है कि ये CBI भी हमारे गले तक पहुंच रही है, तो फिर बाकायदा अपॉइंट किया जाता है करप्ट CBI के अधिकारियों को, और बताया जाता है कि उस समय में CBI ने इतना हास्यप्रद तरीके से इस पूरा केस को मजाक बनवा दिया अपना, कि शायद एक आम आदमी भी सुनेगा उनकी बातों को, उनके तर्कों को जो उन्होंने कोर्ट में रखा था, तो शायद हंसेगा। और कहा यह जाता है कि CBI का टॉप 5 में से दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे भद्दा मजाक CBI ने इस केस में किया था, जिसमें क्लियर कट केस था ये मर्डर का, जिसमें बड़े बड़े नेता नप रहे थे। तो उन्हें हिदायत दी गई थी स्पेशल, और वो दिल्ली में बैठे बैठे पूरे केस के रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपनी कहानी बनाते हैं झूठी, और कहानी में बताया ये जाता है, दलील ये दी जाती है कि श्वेता तिवारी ने का मर्डर नहीं हुआ, वो सुसाइड करी थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी,
वो लड़के से शादी करना चाहती थी, लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेती है। अब ये कौन लड़का था, चलिए अगर सुसाइड किया है कौन लड़का है ये, जिसका अभी तक बिहार पुलिस ने कोई जिक्र नहीं किया था, कहीं कुछ सुसाइड नोट तक नहीं मिला था, और सीबीआई को सुसाइड नोट मिल जाता है। सुसाइड नोट वो छोड़ के गई थी सीबीआई के हिसाब से। और अब ये लड़का कौन था, इस लड़के का भी कहीं कुछ जिक्र नहीं है, बस एक काल्पनिक कहानी बनाती है सीबीआई और कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट भी अपना मजाक बनवा ली इस केस में, क्योंकि प्रेशर, कोर्ट भी इस केस को एक्सेप्ट कर लेती है और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, तो अपनी दलील देकर के उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके केस को बंद कर दिया। अब आप सोचिए कितना बड़ा मजाक, जिसमें एक कांग्रेस की बड़ी लीडर की जो बेटी है वो उसका मर्डर हो जाता है और वो खुद कुछ नहीं कर पाती है, और खुद कांग्रेस के ही नेता उसमें शामिल थे, जो मैंने आपको बताया रघुवर झा, सीधा शक उस पर था, मतलब कहीं ना कहीं उसका हाथ था उसमें। और राधानंद झा के जो बड़े लीडर थे कांग्रेस के खुद वो विधायक भी थे। और 60 में 100 नेता बिहार के, उनका एक प्रेशर था। शायद उस प्रेशर को राजेश्वरी सरोज दास भी नहीं झेल पाई होंगी, उन्होंने भी कुछ ना करना ज़्यादा अच्छा समझा होगा, क्योंकि सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम, तो ये जो केस है दोस्तों, ये हमें यही बताता है कि किस तरीके से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपना काम सही ढंग से कर रहा था, लेकिन हमारे देश के करप्ट और देश के सबसे बड़े दुश्मन, जो मैं बार बार बोलता हूँ, नेता, इसमें पूरी तरीके से संलिप्त पाए गए। और साफ तौर पर ये समझ में आता है इस केस में कि कैसे एक लड़की के, एक मासूम लड़की के हत्या को किस तरीके से दबाया गया। हालांकि बताया जाता है कि उस समय आईपीएस जो थे उनका तबादला नहीं किया गया। तबादला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पूरी, जब वो पेपर में छपा एक खबर और उनकी ईमानदारी की बात पब्लिक में वो काफ़ी लोकप्रिय आईपीएस थे, और पब्लिक के अंदर उनकी इमेज और अच्छी हो गई थी। अगर उनका ट्रांसफ़र होता तो हड़कंप मच जाता, तो इस प्रेशर में उनका ट्रांसफ़र किया नहीं गया। मगर हाँ, गाज ये जरूर गिरी, उस समय के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा, 3 महीने बाद उनको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सेंटर की हटा दिया और उनकी जगह चंद्रशेखर को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, सिर्फ इस केस के चलते। और बाद में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, जो आज तक सत्ता में वो वापस नहीं लौटा। इसमें इस केस का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज जो ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वो ये बताती है कि किस तरीके से सिस्टम हमारा बड़े बड़े नेताओं के आगे झुक जाता है। और जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, कई बार मुझे हंसी आती है। उस लोकतंत्र में कोर्ट तक झुक जाता है। और हम लोग तमाशबीन बन के सिर्फ रह जाते हैं, चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर भी हम इसको लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह के जो केस हैं उसमें ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो सीबीआई को काम करना चाहिए वो नहीं करती। आज तो खैर सीबीआई को छोड़िए, ईडी और सारी जितने भी
एजेंसियां हैं, सबका मजाक बन के रह गया। लेकिन उस समय भी ऐसा होता था, उस समय भी ऐसा होता था। उस समय विपक्ष के एक नेता कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहते हैं पुलिस के ऊपर ही उन्होंने उंगली उठा दी कि ये जो जांच है गलत चल रही है। जैसा मैंने बताया, विपक्ष के नेता भी उसमें शामिल थे, आरजेडी उसमें विपक्ष में थी। तो इससे साफ पता चलता है नेताओं का क्या नंगा नाच हमारे समाज में चलता है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, चाहते ना चाहते हुए। मैं इसलिए दोस्तों बार बार बोलता हूँ, हमारे देश के जो असली दुश्मन हैं वो नेता ही हैं और कोई नहीं है। मैं सिर्फ पुलिस, सीबीआई या फिर जो सिस्टम में बैठे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, केवल उनको नहीं कहता, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग मजबूरी होती है। लेकिन जो सबसे बड़े कल्प्रिट होते हैं वो होते हैं नेता, पॉलिटिशियन, और इन पॉलिटिशियन की वजह से आज देश की यह हालत हो गई है। मैं बार बार खुले तौर पर इस बात को बोलता हूँ। तो ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा। और इस तरह की और भी स्टोरियाँ जो इतिहास में दब के रह गई है, हम लोग की उसी प्रकार की स्टोरी आप लोग के सामने लेकर के आने का, क्राइम की स्टोरियाँ लेकर के आने का हमारा मकसद है। आप लोग के सामने कोई केस हो, इस तरह की चीज़ें हों जो आपको पता हो, जानकारी नहीं, तो आप हमें बता सकते हैं मेल के जरिए, कमेंट के जरिए। और मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ़िलहाल आज के लिए क्राइम स्टोरी से मैं शिव कुमार सिंह इजाज़त चाहता हूँ। अगली स्टोरी फिर मैं लेके आऊँगा क्राइम की, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।